हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे जो कि आने वाले 2024 के मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या पूछे जाने की संभावना है। ये जितने भी प्रश्न हैं 2018 में पूछे गए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों की हम लोग इस तरह से व्याख्या करेंगे कि आने वाले 2024 में जो मैट्रिक का एग्ज़ाम है उसमें से काफ़ी प्रश्न बने। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि ब्रेस्ट लिटोवस की जो संधि हुई थी किन दो देशों के बीच हुई थी। तो आप लोग जानते हैं ब्रेस्ट लिटोवस की जो संधि हुई थी रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। आप लोग जानते हैं इसी संधि के तहत जो है रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। ठीक है, और रूस को इसके बदले में 1/4 भूभाग जर्मनी को देना पड़ा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि मार्च 1946 में, ठीक है, पूछा गया है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग जानते हैं मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो होने वाला जो समझौता था वो उसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, जिनेवा समझौता 1954 में हुई थी और ये जो था पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया था जिनेवा समझौता के तहत। ठीक है, एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम में इसे बांट दिया गया था। तो याद रखिएगा, हनोई समझौता 1946 में और जिनेवा समझौता 1954 में हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज का मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो आप लोग जानते हैं पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था, पारित हुआ था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। तो आप लोग जानते हैं 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही पूर्ण स्वराज का नारा भी दिया गया था। ठीक है, और एक और याद रखिएगा 1924 वाला जो बेलगाम का अधिवेशन हुआ था, 1924 में जो बेलगाम का कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था इसकी जो अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी किए थे। बेलगाम कहाँ है, तो कर्नाटक में है। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जो द्वारा जो है कांग्रेस के एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया जो कि कौन सा है, बेलगाम अधिवेशन जो था 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किया गया था। चलिए, और एक और याद रखिएगा 1931 का कराची अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ये प्रश्न पूछा गया है कि वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो आप लोग जानते हैं वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो था बारदोली महिलाओं के द्वारा दिया गया था। और आप लोग जानते हैं कि भारत के लिए जो पहला जो फैक्ट्री एक्ट है 1881 में पारित हुआ था लॉर्ड रिपन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। तो आप लोग जानते हैं कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो होता था श्रमिक वर्ग का शोषण होता था। और इन्हीं शोषण के उपरांत जो था समाजवाद और साम्यवाद जैसी विचारधाराओं का क्या होता है, उदय होता है। देखिए, पूछा गया है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो है होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या है। तो आप लोग जानते हैं औद्योगिक जो क्रांति है ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति है। जहाँ आप लोग जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई थी 1760 के दशक में। ठीक है, उसके बाद एशिया में पूछा जाए कि एशिया में पूछा जाए कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति किस देश से शुरू हुई थी, तो जापान से शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो देखिए, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो पूछा गया है भूमंडलीकरण की यानी वैश्वीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो 1990 के दशक में हुई थी, यानी कि एग्जैक्ट डेट पूछा जाए तो 1991 में हुई थी। जानते हैं आप लोग कि 1991 में भारत सरकार द्वारा नई आर्थिक नीति लागू की जाती है जिसमें वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण जैसी नीतियों की क्या की जाती है, घोषणा की जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो आप लोग जानते हैं कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबल जो पुस्तक है इसकी जो है छपाई की थी। गुटेनबर्ग द्वारा सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की गई थी, तो बाइबिल की छपाई की गई थी। आप लोग जानते हैं कि और पूछा जाए कि बताइए दास कैपिटल जो पुस्तक है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे दास कैपिटल जो है समाजवादियों की क्या कहा जाता है, दास कैपिटल बुक को बाइबल कहा जाता है। देखिए, गुटेनबर्ग वही व्यक्ति है जिन्होंने पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन थे, गुटेनबर्ग थे। और गुटेनबर्ग जो थे वो जर्मनी के थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट जो पूछा गया है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत जो हुई थी चीन में हुई थी। देखिए अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि बेडा के प्रजनन की प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। तो आप लोग ये भी जानते हैं कि एंड्रीन जो क्या करता है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करता है या खत्म करता है। ये पूछा गया है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो आप लोग जानते हैं कि आर्सेनिक का जो है मात्रा बिहार और पश्चिम बंगाल में अति जल दोहन से बढ़ा है। और जानते हैं आप लोग महाराष्ट्र और गुजरात वाले इलाकों में अति जल दोहन से फ्लोराइड की मात्रा बढ़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला पूछा गया है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। तो आप लोग जानते हैं कि संविधान की धारा 21 का संबंध जो है, जो 21 संविधान की धारा जो 21 है, अनुच्छेद 47 और 48 जिसके अंतर्गत आता है, इसका जो संबंध है वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। देखिए अगर पूछा गया है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है या फैलाव है। तो आप लोग जानते हैं बिहार में 7.1% क्षेत्र पर क्या है, वन का विस्तार है। भारत में सबसे ज़्यादा वन की दृष्टि से जो है, सबसे ज़्यादा वनों का विस्तार जो है मध्य प्रदेश में है। और पूछा जाए प्रतिशत के हिसाब से तो आप लोग जानते हैं मिजोरम में है। कितना है, तो मिजोरम में जो है सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से वन पाए जाते हैं, यानी 91% भाग पर वहाँ क्या है, मिजोरम में वन है। और केवल क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए, एरिया के हिसाब से पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या बताइएगा, मध्य प्रदेश बताइएगा। और बिहार में वनों का कुल जो प्रतिशत है कितना है, 7.1% क्षेत्र पर वन का फैलाव है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोग जानते हैं एल्युमिनियम बनाने के लिए हमें बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए हमें बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है, यानी एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइट ही होता है। और आप लोग जानते हैं बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़ीसा करता है। कौन करता है, बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़ीसा करता है। मैग्नीज का भी उत्पादन कौन करता है, उड़ीसा ही करता है। और बॉक्साइट का भी उत्पादन कौन करता है, उड़ीसा ही करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। तो आप लोग को बताया था कि भारत में राजस्थान और गुजरात वाले इलाकों में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राजस्थान होगा। तो ये प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो आप लोग जानते हैं कि जो खिलौना उद्योग जो है, प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो खिलौना उद्योग जो है सबसे छोटे पैमाने का उद्योग है। ये पूछा गया है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। तो आप लोग जानते हैं देश में जो है 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। और आप लोग जानते हैं कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मैट्रिक एग्जाम में जो है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र बार बार पूछा जाता है कि किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए प्रश्न पूछा गया है कि बिहार की सीमा में रेल मार्गों की कुल लंबाई पूछा गया है। तो बिहार की सीमा में रेल मार्गों की कुल लंबाई जो है 6283 किलोमीटर है। कितना है, 6283 किलोमीटर है। आप लोग जानते हैं कि बिहार में जो पहली जो रेलगाड़ी चली थी 1860 ईस्वी में चली थी। ठीक है, और आप लोग जानते हैं बिहार में रेल मार्गों की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर है। और पूछा जाए भारत में पहली जो ट्रेन चली थी वो कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन चली थी। मुंबई से थाने के बीच चली थी। मुंबई से थाने के बीच चली थी। कितने किलोमीटर चली थी, तो 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, याद रखिएगा। और पहली जो ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच चली थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है, यानी हमारा अभिप्राय क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। तो समाज द्वारा स्त्रियों पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं जो है, यही होता है। क्या होता है, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं होती है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा इसमें जो कथन है वो सही है। तो देखिए यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं देता है। तो महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है। तो देखिए महिलाओं को मतदान का अधिकार का अभाव नहीं है, ये सब महिलाएं भी क्या करती है, मतदान देती है। ठीक है, तो ये गलत है। उसके बाद में लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, ये भी गलत है। आप लोग कोई धर्म मान सकते हैं। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि आप लोग जानते हैं। तो देखिए सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि क्या, तो ये क्या करता है, विभिन्न समुदायों के बीच की टकराव को कम करता है।
देखिए वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस, आप लोग जानते हैं कि वर्ष 1975 जो है भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से जानते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा जो है देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था 1975 में। देश में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था इंदिरा गांधी द्वारा। आप लोग जानते हैं 26 जनवरी 1975 में क्या किया जाता है, लागू किया जाता है इंदिरा गांधी द्वारा। ठीक है, और इसको समाप्त कर दिया जाता है 1977 के प्रारंभ में ही समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू किया गया था 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा लागू किया गया था। और ये 1975 जो है ये भारतीय राजनीति में देश में आपातकाल लागू हुआ था, इसके लिए ये जाना जाता है। अगला देखिए, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो आप लोग जानते हैं संपूर्ण क्रांति का नारा हो या संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व हो, वो किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। और संपूर्ण क्रांति का नारा भी किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था, आप लोग जानते हैं। और ये संपूर्ण क्रांति की शुरुआत इन्होंने जो था इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था, ये आप लोग को पता होगा। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि 1931 में इन्होंने ही क्या किया था, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि नर्मदा परियोजना किस राज्यों से संबंधित है। नर्मदा जो परियोजना है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए नर्मदा जो नदी है वो मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है और महाराष्ट्र और गुजरात में तक आती है। तो नर्मदा जो परियोजना है इसके जो लाभ उठाते हैं गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्य उठाते हैं। चलिए नर्मदा परियोजना के बारे में आप लोग जानते हैं, नर्मदा नदी पर एक बांध भी बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध। और इसी बांध की हाइट बढ़ाने के चलते यानी ऊंचाई बढ़ाने के चलते नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1985 में। और जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, मेधा पाटेकर थी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो आप लोग जानते हैं लोकतंत्र का प्राण जो है राजनीतिक दल को माना जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल अगर नहीं रहे तो मतलब लोकतंत्र चल ही नहीं सकता है। ठीक है, अगला देखिए, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो वो क्या राष्ट्रपति पर लागू होता है या उपराष्ट्रपति पर लागू होता है। तो देखिए इस पर लागू नहीं होता है, न राष्ट्रपति पर लागू होता है न उपराष्ट्रपति पर लागू होता है। यह लोकसभा के जो सदस्य हैं, सांसद, और विधानसभा के जो सदस्य हैं विधायक, इन पर लागू होता है। ठीक है, यही लोग दल बदल करते रहते हैं और ये कानून इन्हीं पर लागू होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जनता दल पार्टी का गठन हुआ था। तो आप लोग जानते हैं जनता दल पार्टी का जो गठन हुआ था 2003 में हुआ था। कब हुआ था, तो 2003 में हुआ था। ठीक है, ये निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो आप लोग जानते हैं कि कृषि क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, तो कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। तो आप लोग जानते हैं वह देश क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय जितना ही अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, विकसित देश कहलाता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो ये आप लोग सोच कर बता सकते हैं कि जिले की सबसे प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक हो सकता है। तो पटना जिला का जो है जो प्रति व्यक्ति आय है सब सर्वाधिक है। देखिए पूछा गया है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं भारत का जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है और बैंकों पर नियंत्रण रखने का कार्य जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। इसे केंद्रीय बैंक के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये मौद्रिक नीति को लागू करता है और रुपए जो है पत्र मुद्रा को भी जारी करता है। पत्र मुद्रा भारत में आरबीआई के द्वारा ही जारी किया जाता है। और याद रखिएगा पत्र मुद्रा और जो सिक्का है जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ये सारी चीज़ें आरबीआई से याद रखिएगा। आरबीआई का पूछा जाए कि स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 याद रखिएगा। ठीक है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो कब हुआ था, तो इसका राष्ट्रीयकरण आप लोग याद रखिएगा कि 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आप लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। अब देखिए पूछा गया है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि कोयला भी ऊर्जा के स्रोत हैं, पेट्रोलियम भी ऊर्जा के स्रोत हैं और विद्युत भी ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी होगा। पूछा गया है इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो आप लोग जानते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है, वह कंपनी जो 2 या 2 से अधिक देशों में कार्य करती है वो क्या कहलाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी होगा। ये अगला प्रश्न पूछा गया है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं उपभोक्ता अधिकार जो दिवस है 15 मार्च को मनाया जाता है।
यानी विश्व उपभोक्ता दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। और पूछा जाए यहीं से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1986 में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से क्या है कम है, तो वो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा। पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य जो है 20 लाख से अधिक है और 1 करोड़ से कम है, तो उपभोक्ता वो कहाँ शिकायत करेगा, तो राज्य आयोग में शिकायत करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है, तो आप लोग जानते हैं सुनामी का मुख्य कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप का आना। ठीक है, और भूकंप जो है, अगला पूछा गया है कि भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर जो पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।